आराम से पढ़ो ये लेसन। ये एक ऐसा लेसन है, इसमें अगर आप स्टार्टिंग में समझ गए तब ये मान के चलिए आप धीरे धीरे जो है सब समझ में आएगा। और स्टार्टिंग में अगर आप इस लेसन को नहीं पकड़ पाए तो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए आप लोग 11th में पढ़े हो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब तो ज्यादा समझ में आता है। अगर 11th में मान लीजिए नहीं पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 11th मिला करके पूरा जो है बेसिक से, देखो मेन होता है स्टार्टिंग से नॉलेज। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा नॉलेज लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। अब स्टार्टिंग का पता ही नहीं है, जैसे अभी कहा जाए कि हाइलो एल्केन क्या होते हैं, लो हाइलो एल्केन नहीं पता है। हाइलो एल्केन जैसे ये तो आपका लेसन है, यहाँ तो बताएंगे एल्केन क्या होते हैं, हाइलो क्या होते हैं। पहले हाइलो क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, इन दोनों को जानोगे तभी तो हाइलो एल्केन बनाओगे। इसी तरीके से हाइलो एरीन लिखा है, जब हाइलो का आशय समझ जाओगे तो एरीन क्या होते हैं ये भी जान जाओगे, तब हाइलो एरीन को आप आराम से बना ले जाओगे। तो ये बेसिक चीज, जब तक आप बेसिक चीज नहीं जानोगे तब तक ये लेसन जो है समझ में नहीं आएगा। अब इसमें हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन में दोनों देखो ये दो अलग अलग है। हाइलो एल्केन एक अलग टॉपिक है और हाइलो एरीन एक अलग टॉपिक। कंपाउंड जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, समझ लो थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन जो आपका है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कार्बनिक रसायन, अब कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन बहुत पहले आप जानते हो, नहीं जानते हो सुनो। कार्बनिक रसायन देखिए पूरे यौगिक, ध्यान समझिएगा, पूरे कंपाउंड जितने भी केमिस्ट्री में यौगिक होते, यौगिक क्या होते हैं जानते हो, यौगिक नहीं जानते हो, चलो ये भी एक समस्या। सबसे पहले आप यौगिक जान लो, कंपाउंड जिसे हम यौगिक बोलते हैं, क्या यौगिक, यौगिक सबसे पहले यौगिक जान लो। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कराते हैं तो जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। क्या होता है, दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा जो बनता है यौगिक कहलाते हैं। पहले ये समझ लो, यौगिक कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा क्या कहा था इससे पहले हम कौन सा लेसन पढ़ा है, बिलेर पढ़ा है। बिलेर में हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, हमने ये निश्चित नहीं बताया, न निश्चित बताया और न रासायनिक संयोग वहां करवाए, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा जो बनता है वो यौगिक कहलाते हैं। अब इसी को हमने जो बिलेर में कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है वो मिश्रण कहलाते। भाई मिश्रण, हम वो मिश्रण था ना, बिलेर क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, बिलेर की अगर बात करोगे तो वह समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलेर कहते हैं। और यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थों, देखिए ये जल है H2O, ये H2O क्या है, जल है ना, जल का फार्मूला है। तो जल के फार्मूले में दो एटम जो है हाइड्रोजन के लगे, कितने एटम लगे, दो एटम जो है, दो परमाणु जो है हाइड्रोजन के लगे हैं और एक परमाणु जो है ऑक्सीजन का लगा है। तो एक परमाणु ऑक्सीजन और दो परमाणु हाइड्रोजन जब तक आपस में रासायनिक संयोग नहीं करेंगे तब तक जल का निर्माण नहीं होगा। अब कहो कि लाओ हम दो ऑक्सीजन परमाणु ले ले और दो हाइड्रोजन ले लो, दोनों को रासायनिक संयोग कराएंगे तो H2O बन जाएगा, तो ऐसा असंभव है। आपका H2O तभी बनेगा जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन परमाणु निश्चित, देखिए इसका अनुपात निश्चित होना चाहिए। अगर निश्चित अनुपात नहीं है तब वो रासायनिक संयोग ही नहीं करेगा। रासायनिक संयोग तभी करेगा जब वह निश्चित अनुपात में जुड़ेगा। समझ में आएगा नहीं? तो निश्चित अनुपात में जब जुड़ते हैं तो वो क्या बना देंगे, यौगिक बनाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये जो यौगिक होते हैं, सुनिए यौगिक, ये यौगिक जान गए ना, यौगिक क्या है, जैसे H2O है, NH3 है,
जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी बनते हैं वो सब यौगिक के थ्रू ही बनते हैं। समझ में आ गया ना। अब बात आती है यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो यौगिक, पूरे यौगिक रसायन विज्ञान में जितना भी यौगिक लिखा गया है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा गया है इनऑर्गेनिक यौगिक कंपाउंड, जिसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान समझ लो, डेली ये सब नहीं बताएंगे, बेसिक चीज आपको आना चाहिए, जानना चाहिए। देखो, पूरे यौगिक को केमिस्ट्री में जितने भी यौगिक है, पूरे यौगिक को दो कैटेगरी में रखा। एक तो इनऑर्गेनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। इतना समझ में आया। एक को कहा गया यानी पूरे केमिस्ट्री के जितने यौगिक होते हैं, इसको दो कैटेगरी में रखा गया। एक को इनऑर्गेनिक यौगिक यानी अकार्बनिक यौगिक, दूसरे को कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है, इसको समझ लो थोड़ा सा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक वे होते हैं अकार्बनिक, आ मतलब जिसमें कार्बन न लगा हो। अरे कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन हो, और जिसमें कार्बन ना लगा हो अकार्बनिक हो गया ना। आ कहाँ लगाए जाते हैं, आ वही लगाया जाता है जहां पर जैसे ना कहना हो। समझ में आ गया नहीं। आ लग, जैसे कार्बनिक है तो कार्बन है उसमें, आ मतलब नहीं है, अकार्बनिक मतलब कार्बन है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, कार्बन को छोड़ दीजिए, कार्बन के खानदान को छोड़ दीजिए। खानदान तो पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक में पूरे केमिस्ट्री का अध्ययन, जितने भी यौगिक होते हैं सारे यौगिकों का अध्ययन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, केवल कार्बन के यौगिक को छोड़कर। समझ में आया नहीं। जो कार्बन के यौगिक है, कार्बन, अब जैसे कह दो क्या CO2 कार्बन का यौगिक, वो इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाएगा। जैसे कहने मतलब कार्बन के यौगिकों को छोड़ करके बाकी जितने, कार्बन का भी अध्ययन इसी में कर लिया जाता है, लेकिन इसके जो यौगिक बनते हैं उनका अध्ययन छोड़ करके, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन छोड़ करके बाकी सभी यौगिकों को जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इतना समझ में आ गया। तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनको यहाँ छोड़ दिए हैं उन्हीं का अध्ययन केवल करते हैं। यानी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया नहीं। कार्बन के यौगिकों का, ना कि कार्बन का। कार्बन का अध्ययन तो यही कर लेंगे, सिर्फ कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कितने यौगिक बनते हैं, कौन कौन से कैसे होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। समझ में आया नहीं। पूरे यौगिक को, केमिस्ट्री यौगिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कहा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब आगे पढ़ाएंगे जो होगा पी ब्लॉक डी ब्लॉक जो भी होगा वहां देखा जाएगा। अभी आपको प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम बात करेंगे, यानी कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये जो कार्बनिक यौगिक है ध्यान समझिएगा, इसको अभी बहुत डिवाइड करके बताएं। पूरा कार्बनिक यौगिक यानी जो आपका कार्बनिक यौगिक है, इस पूरे कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पूरे कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिसे कहा जाता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड यानी पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को खुली श्रृंखला वाले यौगिक और दूसरे को बंद श्रृंखला वाले यौगिक। समझ में आया नहीं। इस जिसे कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड।
इसको ध्यान समझिएगा, ये सब पहले से आप जानते हो लेकिन बेसिक है, थोड़ा बता दे। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम बात इनऑर्गेनिक नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक कर रहे जो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें जो है दो कैटेगरी में हम पूरे कंपाउंड को डिवाइड किए, एक को कहा गया खुली श्रृंखला वाले यौगिक, दूसरे को कहा गया बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं समझ लो। खुली श्रृंखला वाले यौगिक ऐसे लिखे रहेंगे, जैसे लिखा रहता है ना एक ही, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, चाहे जैसे लिखा होगा, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा एंडिंग पॉइंट होगा। अब इसमें मान लीजिए ब्रांच भी लगा रहे ऐसे, तो इसका मतलब ये आप कहीं से तो स्टार्ट किए होंगे ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक क्लोजिंग पॉइंट होगा, कुल मिला के ये खुली श्रृंखला में होंगे। बंद श्रृंखला वाले यौगिक कैसे होंगे, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रिंग जानते हो ना, जैसे सर्किल लाइक होते हैं, कोई जरूरी नहीं गोले बना रहे, तिकोना भी हो सकता है। देखो ये बंद देखे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। कुल मिला के ये बंद श्रृंखला इनकी होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं दिखेगा, ये पूरा एक सर्किल में होंगे। तो ये आपके बंद श्रृंखला वाले यौगिक हो गए और ये आपके खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक, तो अब ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं, अब आ जाओ इस पर। खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसी को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी एक पहली कैटेगरी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या समझिएगा, जो ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तृप्त, देखो तृप्त कब होंगे, जब इसको समझ लीजिए, परिभाषा यहीं से आ जाएगी। वे हाइड्रोकार्बन जानते क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, अब कार्बन मीन्स कार्बन। तो जो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, यानी से इनकी जो संयोजकता होती है ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन लगे होते हैं, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी वह यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य पाया जाए, क्या पाया जाए, कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य पाया जाए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त तृप्त बात आई ना, संतृप्त किसे कहोगे, तो ऐसा कार्बन, देखो कार्बन जो है, कार्बन के बारे में जान लो थोड़ा से। जो कार्बन होते हैं जैसे C है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कैसे जानोगे 4 होती है, जानने के लिए कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 4 आएगा, 4 2 6 हो गया ना। आउटर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी यौगिक, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, अक्रिय गैसों को छोड़ दीजिए, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी क्या ख्वाहिश होती है कि अपने आउटर शेल्स में यानी किनार बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। अरे सब यौगिक क्यों बनाते हैं, यौगिक बनाने की क्या उनका पेशा थोड़ी है, पेशा नहीं है, उनकी जरूरत है। क्या जरूरत है, उनकी जरूरत ये है, देखो जैसे हर व्यक्ति की जरूरत होती है ना, पैसा क्यों कमाता है, अरे खाने के लिए, पहनने के लिए, गाड़ी से चलने के लिए, इसीलिए तो पैसा कमा रहा है। तो उसकी जरूरत है, पैसा कमाने की जरूरत है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपने बहुत सारे एलिमेंट देखा ना, 118 एलिमेंट्स है, तो सारे अक्रिय गैसों को छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि वो पैसा कमा चुका है। यानी कहने मतलब उसके आउटर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं।
बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सबकी क्या करते हैं, वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाता है तो सबकी एक ही ख्वाहिश है कि अपने आउटर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, और इसी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए चक्कर में एक दूसरे से लेन देन साझा करते हैं, यौगिक बनाते रहते हैं। अब कहते एक बार यौगिक जब बना लिया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोबारा क्यों दूसरों से बनाते हैं? ऐसा भी तो होता है, एक यौगिक दूसरे यौगिक में डालो तो नया बना लेते हैं। ऐसा देखो, अरे व्यक्ति कमाता है, एक बार कमाएगा रुपया पैसा हो जाता है, क्या कमाना बंद कर देता है? क्यों? क्योंकि अब और अच्छी कंडीशन लाना चाहता है ना। अभी जिसको खाने को नहीं है, खाने को हो जाए, रहने को घर नहीं, घर हो जाए, तो क्या कमाना बंद कर दिया? नहीं, अब उसको बढ़िया गाड़ी चाहिए और भी बढ़िया चीजें चाहिए। तो ऐसे एक जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड एक बार बनने के बाद आउटर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब उससे भी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन ढूंढने लगते हैं। जब आप दोनों को मिलाओगे, बॉन्ड बनाए हैं, तो अब उनसे ज्यादा बढ़िया स्ट्रांगली अगर बॉन्ड मिल रहा है, अपना ब्रेक करके दूसरों से जोड़ लेते, तगड़ा बॉन्ड वाला बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अपना फेवरेबल कंडीशन वो भी ढूंढते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं। जैसे जैसे कंडीशंस अलग अलग होती जाती हैं, वैसे वैसे नया कंपाउंड क्रिएट होते जाते हैं। यानी कहने मतलब कार्बन इसके आउटर सर्कल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता है ना। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें लेन देन नहीं होता, कार्बन वाले में लेन देन नहीं होता, साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। तो अब ये कार्बन जो है 4 इसके पास है ही है। अब 4 अलग अलग लोगों से चाहे वो साझा कर ले एक इलेक्ट्रॉन का, चाहे एक ही लोगों से 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, वो अलग की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 इसका इलेक्ट्रॉन होता ही है। जैसे सपोज करिए अभी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, देखो एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन का है, ये कार्बन का है, ये कार्बन। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इनसे साझा कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों का ऐसे साझा कर लेगा। और जब साझा कर लेगा तो अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, अरे 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। अरे इनके साथ साझा किया तो ये भी तो इनका पार्टिसिपेट करे। और हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो पहला कोष है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2 होने के लिए अब जब एक लोग से साझा करेंगे भी 2 हो जाएगा, इनका भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में जो है भाई सब लोग अपना साझा करेंगे। कार्बन जो है 4 बॉन्ड लगाता है, यानी अब इसकी आदत पड़ गई है कि कार्बन को 4 डंडे चाहिए। ऐसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इनको 4 डंडे खाने की आदत पड़ गई है। अब ये 4 डंडे खाएंगे तभी यौगिक बनाएंगे, ठीक। अब 4 बॉन्ड, चाहे 3 बॉन्ड इकट्ठे लगा दो, एक किसी और से लगा दो, चाहे 2-2 करके लगा दो। अब ध्यान सुनो, ये कंफर्म हो गया ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है और 4 इसके बॉन्ड लगते हैं, ठीक। क्लियर हो गया इतना। अब बात आती है, हम यहाँ पे आ जाओ, खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये जो बॉन्ड लग रहा है, ये सिंगल बॉन्ड लगे। कार्बन कार्बन, ये जो कार्बन होता है, कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा। खुले ये जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा। बाकी शेष संयोजकता चाहे हाइड्रोजन से बैलेंस हो और चाहे जो है किसी अन्य तत्व से बैलेंस हो। तो देखो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन लगा देते हैं सब पे, देखो सबकी बैलेंस पूरा हो गया। चेक कर लो, कार्बन यहाँ है लिखा, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। तो कहने मतलब अब जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाए, पूरे यौगिक में कहीं डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाए, तो जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है असंतृप्त। आ लग गया ना। संतृप्त का मतलब वो अपना फेवरेबल कंडीशन में है, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सिंगल बॉन्ड लगाया है, क्या जरूरत है डबल लगाने की, क्यों जबरदस्ती। लेकिन यहाँ पे बेचारे फंस जाते हैं।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल तो होना चाहिए, लेकिन अब इनकी मजबूरी पड़ जाती है कि इनके पास जो हाइड्रोजन होते हैं उतने उपलब्ध नहीं होते, या कोई अन्य एलिमेंट्स उतने उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इनको मजबूरन कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या जो है ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ता है। लेकिन इनके पास और लोग जो जुड़ने वाले होते हैं वो कम हो। देखिए अब सिंगल बॉन्ड लगाए तो सिंगल बॉन्ड में इनका संतृप्त नहीं हुआ, तो अब असंतृप्त करने के लिए मजबूरन डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया संतृप्त और असंतृप्त। यानी अब आप यौगिक देख के पता लगा लोगे कि संतृप्त का हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त। जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे चलते थोड़ा सा और आगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा गया। क्या कहा गया? एल्केन। इसको समझ लीजिएगा, एल्केन संतृप्त। अब एल्केन की बात करोगे तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। अभी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसी को एल्केन कहा जाता है, इतना जानो। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर फंस गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक को कहा गया एल्कीन, एल्कीन, और दूसरे को कहा गया एल्काइन। समझ में आया नहीं? एक को कहा गया एल्कीन, दूसरे को कहा गया एल्काइन। तो एल्कीन क्या होंगे भाई? एल्केन में तो एक कंफर्म है सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। यानी एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। एल्काइन को कौन होंगे? फिर ट्रिपल वाले होंगे। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है, तो बाद में देखेंगे। कितना क्लियर हो गया? एल्केन कौन है? एल्केन मिल गया ना? अब ये हाइलो एल्केन पढ़ना है ना। अभी हाइलो एल्केन कहां से आएगा वो बात होता है। चलो आ जाओ बंद वाले, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। देखो हमने इसमें कहा कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, यानी इसमें कहीं आपको खुला यानी ऐसा नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं दिखेगा कि यहाँ से चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देंगे। रिंग कैसा है उसके इस बात पे नहीं मायने करता है कि रिंग हमारा कितने कार्बन का है कैसा। अरे एक कार्बन में तो रिंग बनेगा नहीं, दो कार्बन में भी नहीं रिंग बनेगा, कम से कम 3 कार्बन होना आवश्यक है। तो 3 कार्बन होगा तब एक रिंग जो है कंप्लीट होगा। तो ऐसे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे ये सब जो है एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक होंगे। अब ये जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, जैसे हमने पूरे यौगिकों को, कार्बनिक यौगिक को दो कैटेगरी में, एक खुले वाले एक बंद वाले। तो खुले वाले में देख लिया कौन कौन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन हो गए। अब ये बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं इनको भी दो कैटेगरी में रखा गया। बंद श्रृंखला वाले यौगिक को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक को कहा गया है समचक्रीय, समचक्रीय, इसी को समचक्रीय यौगिक कह लीजिए, या इसी को होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय यौगिक या इसी को होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए हर एक का दो दो नाम है, अलग अलग नाम है, कई नाम हो सकते हैं, आपको एक बता रहे जो समझ में आए। समचक्रीय यौगिक और दूसरे को कहा गया विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, जिसे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इतना समझ में आया कि नहीं? पूरे बंद श्रृंखला वाले यौगिक को दो कैटेगरी में रखा गया, एक समचक्रीय यौगिक, दूसरे विषम चक्रीय। अब सम विषम का हुआ ये भी देख लो। सम आएगा ना, सम जानते हो ना? सम मतलब समान, सम है, ये हमारा सम हुआ है।
सम का मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, सम होगा ना। अब विषम संख्या कौन है? विषम संख्या 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो बस ऐसे यहाँ है सम चक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय। देखो यहाँ पे संख्या से नहीं मतलब है, यहाँ चक्र की बात हो रही है ना, तो ध्यान समझिए। ऐसे यौगिक देखो सम चक्रीय का मतलब ये हुआ कि जिनका चक्र जो है वो सेम कार्बन, यानी एक ही प्रकार के कार्बन, इसमें आपको कहीं जोड़ नहीं दिखेगा। समचक्रीय यौगिक जो होंगे इसमें कहीं आपको जोड़ नहीं दिखेगा। कहां से जोड़ जुड़ा हुआ है, तो इसमें कहीं जोड़ नहीं दिखेगा। ऐसे यौगिक जो एक ही प्रकार के कार्बन या एक ही जैसे कार्बन और या अन्य तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। देखो इसमें कहीं आपको जोड़ दिख रहा है, कहां से शुरुआत किया गया है, नहीं बता पाओगे। और विषम चक्रीय यौगिक में क्या है कि इनमें आपको लगेगा कोई जैसे कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा, देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ही ज्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। इसके चक्र में जो है कार्बन हाइड्रोजन के ही कार्बन, अब ऐसे समझ सकते हो कि समचक्रीय यौगिक में कार्बन कार्बन का ही रिंग होता है, बाकी शेष एलिमेंट्स जो है बैलेंसी में लगे होते हैं। लेकिन विषम चक्रीय यौगिक में कार्बन के अलावा इनका जो रिंग पूरा होगा कोई अदर एलिमेंट्स के द्वारा पूरा होगा। अब हम बिचौलिया और दूसरा जगह यहाँ पर एंट्री कर जाते, कैसे कर जाते हैं? देखो एक यौगिक ऐसे बनेगा, लो जोड़ दिख रहा है ना, दिखा रहे, और ऐसा भी होता है। ऐसा भी मिलेगा आपको, ये ऐसा लगेगा। जोड़ दिखा? समचक्रीय विषम चक्रीय में दिखा? समचक्रीय में कहीं आपको कार्बन का ही चक्र होगा, यानी कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट बीच में एंट्री नहीं करेंगे। और विषम चक्रीय में कार्बन कार्बन के बाद जुड़ने का जो स्थान होगा कौन कौन हो सकता है? या तो नाइट्रोजन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हो सकता है, या तो सल्फर। इनके अलावा कोई और जोड़ता है नहीं। यहाँ फेविक्विक काम करता है, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के अलावा तीसरा फेविक्विक चौथा कोई नहीं है। यहाँ जोड़ने का जो जोड़ दिखेगा, इनकी जो होल्डिंग का स्थान होगा वो नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं। तीसरे के अलावा चौथा भविष्य में अभी देखने को आपको नहीं मिले। ये 3 एलिमेंट्स जो है इस जोड़ को जोड़ दिखाते हैं। समझ में आ गया नहीं? कार्बन के होल्डिंग ऐसा हो याद पता ही नहीं चलता कहाँ लगा है, लेकिन ये बीच में ये नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन जो होते हैं ये अपना जोड़ दिखाते हैं। तो ऐसे यौगिक देखो क्या लिखा है, विषम चक्रीय। अब इनकी विषम परिस्थिति हुई ना, इन्हें रिंग बनाने तो बनाए हैं लेकिन बीच में कोई ना कोई एंट्री करके वो बनाया है, ठीक है, रिंग बन गया ना। तो ये विषम चक्रीय यौगिक है और ये सम चक्रीय यौगिक है। क्लियर हो गया? अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, समझ लो तो आगे चले। इतना क्लियर हो गया हो तो आगे चले। लिखा है समचक्रीय, हमने कहा कि समचक्रीय यौगिक में कार्बन कार्बन का रिंग होता है और कार्बन कार्बन जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसमें कोई अदर एलिमेंट्स नहीं होता है। समचक्रीय यौगिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो ऐसे भी कह सकते हो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरा जो आएगा वो आएगा एरोमेटिक कंपाउंड। समझ लीजिए, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक, यानी सब चक्रीय यौगिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे को एरोमेटिक कंपाउंड। ये अब नॉन एरोमेटिक देखो एरोमेटिक जो शब्द है ध्यान समझिएगा, एरोमेटिक जो शब्द है, एरोमेटिक जो है एरोमा से लिया गया है, इसका नामकरण जो है एरोमा से। अब एरोमेटिक किसे कहोगे? एरोमेटिक कहने के लिए कुछ उसके रूल्स हैं, जब तक वो रूल्स नहीं लागू होगा तब तक एरोमेटिक यौगिक नहीं कहा जाएगा। यानी एरोमेटिक कहने के लिए हमें रूल्स लागू करना पड़ेगा। रूल्स क्या क्या है? तो कई रूल्स हैं, 1-2 बिंदु हम आपको बताते हैं। जैसे
पहला रूल्स है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल्स जिस पर फॉलो होगा वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। और दूसरी बात, तो ये रिंग तो बनाए नहीं बनाएंगे, अब ये कुल मिला के ये रूल्स जिस पर लागू होगा वो जो है एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। और नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक इसी को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया। नॉन एरोमेटिक, अब ये अब जिस पर यदि जो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिस पर ये रूल लागू नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होंगे, जिस पर रूल लागू होगा यानी एरोमेटिक का रूल जिस पर लागू होगा वो एरोमेटिक होगा, बाकी जितने यौगिक पर नहीं लागू होगा नॉन एरोमेटिक होगा। सीधी सी बात है, समझ में आया नहीं? अरे जो खाना खाए खाए खाए, जो नहीं जो लोग खा लिए, जो नहीं खा नहीं खाए हैं, चाहे जितने लोग हो से क्या लेने दें। तो जितने यौगिक पर एरोमेटिक यौगिक का रूल्स लागू होगा एरोमेटिक होंगे, बाकी सब नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में जैसे अभी अभी हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताए थे ऐसे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसे बताए थे, एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो। कहते ये तो बेंजीन जैसा दिख रहा, नहीं दिख रहा, बीच में डबल बॉन्ड थोड़ी लगाई कहीं ये। और एरोमेटिक में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका है बेंजीन रिंग। एरोमेटिक यौगिक में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेंजीन, यानी एरोमेटिक यौगिक को बेंजीन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यौगिक जो है इस एरोमेटिक का बेंजीन है, और बेंजीन से रिलेटेड जो भी दिखेगा, जो भी बेंजीन के तरीके का रूल्स लागू करेगा तो वो सब के सब एरोमेटिक कहलाएगा। यानी बेंजीन जो है एरोमेटिक का पहला सदस्य है, आप ऐसे मान सकते हो पहला सदस्य है, और इन्हीं के हिसाब से जो चलेगा वो जो है एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। समझ में आया नहीं? बाकी ये अब थोड़ी और डिटेल में अगर जानना चाहो, ये नॉन एरोमेटिक है, अब इस पर ये रूल्स लागू नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। ध्यान समझिए, ये इनका जो कैरेक्टर होता है, अब बना है तो कुछ इनके लक्षण तो है, ये बिहेव कैसे करते, इनका जो गुण होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, इनका जो पूरे का गुण होता है इनका गुण सेम होता है। जैसे ये अब क्रिया करते हैं, तामझाम करते हैं, जो भी बनाते हैं, इनके जो कैरेक्टर है ये भी नॉन एरोमेटिक है, सब नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये इनका गुण और इनका गुण सेम होता है। एलिफैटिक यौगिक आप कह रहे थे, ये एलिफैटिक यौगिक यही से बताया था, खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, इसका कई नाम है, ठीक है। तो ये भी आपके एलिफैटिक यौगिक आ जाएंगे, समझ में आएंगे। तो ये दोनों एक आ जाएंगे। ये जैसे यहाँ पे बताया ना, कार्बन लगे होते हैं, जो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अरे इसी का 2 हाइड्रोजन हटा के लाके, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 3 कार्बन है। देखो कार्बन में इसका अगर हम एक्सप्लेन करें तो ऐसे बना है, ऐसे ये H हो जाएगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर, और एक ऐसे कर लो इसको, ऐसे। बस केवल क्या होता है कि ये रिंग बना लेते हैं। अरे तो जैसे कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड इधर है वैसे इनके भी ला, बस केवल रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गए तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। अब इनकी बात भी कर लो, लगे हाथ जब बात ही कर रहे हैं तो इनकी कर लिए, इनका भी थोड़ा, इनके देखो इस पर आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपको एग्जांपल में पिरीडीन है, थायोफिल है, फ्यूरान है, ये ऐसे है, इसको आप जो है जान लिए। ये हमने केवल आपको समझाने के लिए बता दिया कि इसमें देखो जोड़ दिखता है, तो ये आपके विषम चक्रीय यौगिक हो गए, और इसमें जोड़ नहीं दिखता है तो सम चक्रीय यौगिक। क्लियर हो गया ना? जो है 2 कैटेगरी में रखा गया, एक को खुली श्रृंखला वाले यौगिक और दूसरे को बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। अब ये जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं ये 2 कैटेगरी में रखे गए हैं, एक को सम चक्रीय यौगिक, दूसरे को विषम चक्रीय यौगिक। सम चक्रीय यौगिक जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और जो दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, इतना तामझाम क्यों बताए? इतना तामझाम इसलिए बताए कि यहाँ आपको आपका लेसन कौन है, हाइलोएल्कीन एंड हाइलोएरीन।
तो एरीन मतलब एरोमेटिक, एरीन का मतलब एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कहाँ है इसको जान लो। समझ में आ गए? एरोमेटिक कहाँ है इसको जान लो, क्योंकि हमें इसको भी पढ़ना है और यहाँ एल्केन के खानदान में कुछ पढ़ना है। कर लेते हैं एल्केन की। देखो इसमें हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन्स ये एक लेसन है, अक्सर जो है किसी किसी बुक में एक ही लेसन में मिलेगा, ठीक है। तो एक लेसन में मिलेगा लेकिन पढ़ना तो अलग अलग है, एक साथ पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोएल्केन की। हाइड्रोएल्केन, हाइड्रोएल्केन, एल्केन हेडिंग डाल लो। हाइड्रोएल्केन दो चीज है ना, तो इसका एक नाम और है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, जिसको हम जो है RX से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ये एल्किल है जहां R कोई एल्किल समूह है, कोई एल्किल समूह है, समूह कहो चाहे ग्रुप कहो, ठीक है। कोई एल्किल समूह है। X हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन समूह है। नहीं समझ में आ गया? नहीं, R कोई एल्किल समूह है और X कोई हाइड्रोजन समूह। अब R में एल्किल कोई कौन कौन हो सकता है? देखिए R जो है, R देखो R क्या? एल्किल। हम बात करें अगर एल्किल की, एल्किल तो एल्किल जो होता है, एल्किल ध्यान समझिएगा, एल्किल एल्केन में से, किसके? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देने पर जो शेष बचता है उसे हम एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्केन में से, एल्केन, एल्केन जानते हो ना कौन है? अरे जिसके कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटा लेने पर, हटा लेने पर जो बचता है, जो बचता है क्या कहलाते हैं? एल्किल कहलाते हैं, एल्किल कहलाते हैं। देखो ये सब बेसिक है, जाने रहोगे तभी आगे समझ पाओगे, नहीं समझ नहीं पाओगे। यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा लेने पर जो बचता है एल्किल कहलाता। जैसे एल्केन है, इधर एल्केन लिख लो और इधर लिख लो एल्किल, एल्किल। तो एल्केन का सबसे पहला सदस्य है CH4। कौन है? अरे एल्केन का CH4 होगा ना, समझ में आया? देखो C है, चारों तरफ H लगा दो, बन गया CH4। इसका स्ट्रक्चर ऐसे तो आएगा। और इसका एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बच जाएगा? CH3 और बॉन्ड रहेगा। अरे एक जने हटाया हो तो वो बॉन्ड दिखाए ना, कि आओ जी का जुड़े जुड़े खोए खाली बार, तो कहने मतलब ये बॉन्ड दिखेगा। तो ये CH3 हो जाएगा। दूसरा जो है C2H6 है। अरे C2H6 का मतलब एक और C लगाए दो, एक इधर भी लगाए दो, तो ये भी तो एल्केन C है। तो इसका जो एल्किल बनेगा C2H6 में से हटाओ जाए कितना बचे? 5, तो C2H5 बचेगा। समझ में आया नहीं? अब एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CN H2N अब प्लस H2N प्लस 2 होता है। अब यही ऊपर रखो, जैसे देखो N की जगह एक रखा ना, तो 2 कर्णम 2 और 2 4, तो CH4 होगा। अरे CF होगा, CH4 होगा। दूसरा का बनाओ, यहाँ 2 रख दिया गया तो C2 होगा, C2 होगा। और 2 यूं रखा जे तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो ये 6 होगा। और ये क्या क्यों हटा दो? एल्किल होगा। अब एल्किल का जनरल फार्मूला अगर ढूंढोगे तो CN H2N प्लस 1 की जगह प्लस 1 रहे, ऐसे एक बॉन्ड रहे। समझ में आया नहीं? तो अब जैसे इनको चेक करना चाहो C1 और 2 कर्णम 2 आया 3 और बॉन्ड लगे। यहाँ पे देखना चाहो दूसरे वाले में C2 हो गया और 2 दूनी 4 है 5 बॉन्ड लगे हैं। इसी तरीके से अगला बनाना चाहे 3 वाला, तो देखो 3 हो गया ये और 3 दूनी 6 2 8 H8। तो अब इसका जो बनेगा C3H 5 2 7। और एक चीज राज की बात बता दें, देखो एक यौगिक जब आप बना ले जाओ
उसमें आप केवल क्या करना है, CH2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? केवल CH2 आप बढ़ा दोगे दूसरा बन जाएगा, और केवल CH2 आप बढ़ा दोगे तीसरा बन जाएगा, और तीसरे में फिर CH2 बढ़ा दोगे अगला वाला बन जाएगा। CH2 बढ़ाते जाओ अगला बनता जाएगा, इसमें भी आप CH2 बढ़ाते जाओ अगला बनता जाएगा। केवल CH2 का अंतर होता है। एक ही खानदान के जितने भी यौगिक होते हैं सब में एक क्रमिक परिवर्तन जो होता है उसमें CH2 का अंतर होता है। समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर हो गया? CH2 का अंतर होता है। तो आपको ये एल्किल समझ में आ गया ना? एल्किल कहाँ का है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो बचता है वो एल्किल है। अब हाइलो शब्द पहले ढूंढ लो ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 3 4 दिन 10 दिन अच्छे से रट डालना, जितना बताऊंगा पूरा याद करके रट डालिएगा, चाट डालिएगा। अगर ये 2-3 दिन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो पूरी किताब खत्म हो जाएगी, ये वाली आपकी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, बार बार बता दे रहा हूं क्योंकि बाद में लड़के यही कहते हैं कि समझ में नहीं आया। पूछो अगर तो कुछ नहीं बता पाते। क्यों? रीजन इसका है ना, रीजन यही है कि शुरुआत में समझ में आएगा तभी आप आगे याद कर पाओगे, नहीं याद ही नहीं होता, रट के नहीं याद होता है, इसमें कुछ रट ही नहीं पाओगे। सब समझने वाला है, समझ के अगर पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा बढ़िया। तो नंबर भी इस पर बहुत अच्छा मिलता है, 1 नंबर भी नहीं कटता, पूरा नंबर मिलेगा। राइटिंग वाइटिंग का ताम झाम नहीं है, केमिस्ट्री में कहीं राइटिंग का ताम झाम नहीं है। इससे पहले वाले में कोई चीज नहीं लिखोगे नंबर काट लिया जाएगा, लेकिन इसमें केमिस्ट्री में पूरा नंबर मिल सकता है। बस आप सही जितना पूछा जाए उतना आप जवाब दो। हम बात कर रहे थे एल्किल, समझ में आ गया ना? अब आता है हाइलो। हाइलो क्या है? केवल देखिए हो, नहीं देखिए हो, दिखा दे उसका नमूना। पीरियोडिक टेबल का नमूना ऐसे ही है। हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे बस। देखो ये है यस ब्लॉक, इधर वाला है पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। इतना क्लियर है ना? ये है फर्स्ट ए ग्रुप, ये है सेकंड ए ग्रुप, यहां से आ जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और फिर 0 आएगा। कितना बढ़िया बन गया लाइन से। समझ में आया नहीं? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, उसके बाद 0 आएगा। एलिमेंट्स अगर भरना हो, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, हाली ना के रब शेष फल बेटा मांगे काला सर। फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, चलिए अब बाद में देखेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप हो गया ना, सेकंड ए हो गया। यहाँ पे सेवंथ में ध्यान दीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ध्यान देखिए, इधर नीचे है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीरान और रेडान। इसके नीचे अभी और है खाली। देखो पीरियोडिक टेबल आप देखिए ना, ऐसे ही कुछ बनी हुई है। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ये सेवंथ ए ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सेवंथ ए ग्रुप है। तो सेवंथ ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। नीचे वाला एक रेडियो एक्टिव तत्व है, अभी खोजा नहीं गया है, या मान लीजिए आप तो लिख करके दिखाई देता है, लेकिन अभी मान के आप ऐसा मान के पढ़ो कभी खोजे नहीं गया। ठीक, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये इस सेवंथ ए ग्रुप को हम हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। हाइलोजन ग्रुप, दोबारा ना बताना पड़े, समझ लो। सेवंथ ए ग्रुप को हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को हाइलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब लेकिन अगर आपसे हाइड्रोजन पूछा जाए तो आप यही बताओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटीन का नाम नहीं लेते हैं, है ये भी इसी में। लेकिन जब हाइड्रोजन का कहीं जिक्र करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब हाइड्रोजन, चाहे फ्लोरीन कहीं रखा हो, चाहे क्लोरीन कहीं रखा हो, चाहे ब्रोमीन रखे, यानी एक्स हमने जिक्र किया था एक्स का ना,
तो X जो है X एक हाइड्रोजन है। X क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। तो ये सब के सब हाइड्रोजन होते हैं। एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल, ये एल्किल है और ये हैलाइड है। एक्स को हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड। बात कर रहे थे हाइलो एल्केन की, तो हाइलो 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 शब्द है। देखो ये हाइलो है, देखो हाइड्रोजन को ही, हाइड्रोजन पूरा कहां से है? हाइलो से पूरा है। तो हाइलो से पूरा है तो हाइड्रोजन हो गया। तो इसी हाइड्रोजन से वो हाइलो शब्द से यूज करते हैं। तो हाइलो, हाइलो कहा जाए तो हाइलो का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हाइलो हो गया। और हाइलो में एल्केन जोड़ दो। हाइलो में क्या जोड़ दो? अरे एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के जोड़ोगे ना। अरे एल्केन मान लीजिए CH4 है, तो CH4 जो है, समझ लो, कल फिर थोड़ी बताएंगे इसको उतना। CH4 है, CH4 का एक हटाओगे तभी तो किसी को जोड़ोगे। तो एल्केन तो बना ये, मान लीजिए एक आपने लगा दिया। तो अब ये एल्केन में कौन होते हैं? कार्बन, कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ही तो बना। तो अब चूंकि एक्स लगा, हाइलो लगा है, तो हाइलो एल्केन। अब इसके बारे में अगले दिन, ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही।